नमस्ते, मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल प्लास ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज है आपका टारगेट डे 78 और टारगेट डे 77 कल अपलोड कर दिया गया था टेलीग्राम पे। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि एक दिन हो सकता है जिस दिन मैं ड्यूटी पर रहूँगा बाहर, उस दिन टेलीग्राम पे PDF डाली जाएंगी और जिस दिन मैं घर पर रहूँगा उस दिन आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है। तो और पिछले दिन जो संडे को लाइव सेशन हुआ था उसके बाद लगभग 120 लोगों का कमेंट आया है स्पेशल डाउट्स के लिए। तो उसमें से कुछ लोगों का कमेंट्स जो मैंने हैं अभी उनको मैंने लेकर रखा है ताकि इस वीडियो में उनके कमेंट्स को क्लियर कर दूंगा। बाकी जो बचे हुए कमेंट्स हैं फिर अगली वीडियो में कमेंट ट्राई करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने सभी के जो कमेंट्स है वो लेकर रखा है, तो आज मैं इस वीडियो में कमेंट में क्लियर कर दूंगा और इधर स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जिसका है वो अपना आकर इस वीडियो में पूरा अपने डाउट्स को क्लियर कर लेगा। ठीक है। तो पहला कमेंट्स लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे जो भी नए हैं, जिनको भी नहीं मालूम है प्लास ट्यूब चैनल क्या है, प्लास ट्यूब पे क्या होता है, या फिर इनके टेलीग्राम चैनल्स इंस्टाग्राम चैनल्स में क्या है, तो पहले जा कर के सब्सक्राइब करो। वीडियोस देखोगे तभी मालूम पड़ेगा भाई, बाहर से देखने में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहला कमेंट है साजिद अली का, साजिद अली पोरे। इन्होंने लिखा है, भैया एक बात बताना, बिल्कुल बिगिनर फ्रेशर स्टूडेंट हूँ। ठीक है। कोचिंग नहीं पढ़ूंगा, ओनली सेल्फ स्टडी। क्या बुक्स से सिलेक्शन हो सकता है या फिर और बुक्स भी खरीदना पड़ेगा? अगर ख़रीदना पड़ा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बुक का नाम लिखकर भेज देना प्लीज़, कोई आपकी ज़रूरत है, मेहरबानी। ठीक है। साजिद अली, सबसे पहले बहुत बहुत आपको अच्छा लगा कि तुरंत फ्रेशर हो और बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गए हो पढ़ने के लिए। और दूसरी बात ये भी अच्छा लग रहा कि आप बहुत समय लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि टीचर से पढ़ना मतलब क्या है कि आपके समय का बचत कराना है। अगर एक थ्योरी आप 4 घंटे में सीख रहे हो, वही टीचर उसी थ्योरी को आपको 20 मिनट में सिखा सकता है। इसलिए नए लड़कों को, जो भी नए स्टार्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको सेल्फ स्टडी से अवॉइड करना चाहिए और किसी टीचर के शरण में जाना चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि आपके फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के कारण आपके पास पेड कोर्स खरीदने के लिए पैसे ना हो, तो आपके पास 2 GB डाटा है ना फ़ोन में, आपके फ़ोन में यूट्यूब है ना भाई। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने फ्री में बहुत सारी चीज़ें फेंक रखी हैं फ्री में, तो वहाँ से बहुत कुछ तुम सीख सकते हो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाकर कोचिंग क्लास ज्वाइन करो, 15,000 दे के 2,000 दे के क्लास ले लो। तुम पहले टीचर्स से पढ़ो, फिर तुम्हें लगेगा कि अगर मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, तो आप समय लगाओ, पढ़ो, मेहनत करो। सेल्फ स्टडी क्या है? टाइम प्लस हार्डवर्क, ये दोनों मांगती है। समय भी देना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा और हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। बुक्स की लिस्ट तो मेरे, आप कुछ भी जाकर देख सकते हो, रेलवे की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको किसी ना किसी के गाइडेंस के अंदर रहना पड़ेगा मेरे भाई, किसी ना किसी एक टीचर को सीखने के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है साजिद अली। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेड कोर्स ले लो, कोचिंग में चले जाओ, लेकिन किसी टीचर को फॉलो ज़रूर करो। क्योंकि कभी भी जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, वो चीज़ें सीखने के लिए हो सकता है उस टीचर ने यूट्यूब पे कुछ बता रखा हो, वहाँ से सीख सकते हो, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पेड कोर्स भी लेने पड़ सकते हैं। तो अगर बिगिनर हो तो सीधी बात, नो बकवास में ये बोलना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल है, अगर एफर्ट करते हो तो जाकर एक पेड कोर्स ले लो किसी टीचर का और सिलेबस को ख़त्म करने का प्रयास करो। सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप जितनी मर्जी सेल्फ स्टडी करो सिलेबस के साथ, जितनी मर्जी खिंचाई करो सिलेबस के साथ। जितना मेहनत जल्दी करोगे, ज़्यादा करोगे, उतनी जल्दी सिलेक्शन होगी। ठीक है। समझ में आ गया होगा तो कमेंट में एक बार अपना फीडबैक डाल देना। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मेरे भाई, ये यूज़र MC करके है, मालूम नहीं है कौन है। सर NTPC में अप्लाई करने के लिए 10th में कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए? तो 10th में आपके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ पास होना ज़रूरत है और 12 में भी पास होना ज़रूरत है। ग्रेजुएशन जो है वो भी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पास होना ज़रूरत है। ठीक है। एक और आदमी का कमेंट आया है, सर उड़ीसा से हूँ, मेरा कास्ट SC/BC है, स्टेट सर्टिफिकेट सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट SC/BC शो नहीं करना, अब मैं क्या करूँ? आप अगर स्टेट में जो भी कैटेगरी हो उससे मतलब नहीं रखता रेलवे, आप सेंटर में जो कैटेगरी हो उस कैटेगरी का बनवाओगे, तो उस कैटेगरी का बनवाने के लिए जब आप जाओगे ना सब डिवीज़न, तो सब डिवीज़न में SDPO या DM लेवल से, तो पहले आपको स्टेट लेवल को ले जाकर सबमिट करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है।
हो सकता है कि पहले आप अपने लिस्ट को चेक कर लेना कि आप जो सेंट्रल लेवल के कास्ट लिस्ट है उसमें आपका कौन सी कैटेगरी आती है या आपको रिजर्वेशन मिला है या नहीं। ठीक है, पहले चेक कर लेना फिर बनवाना। ठीक है मेरे भाई। राजकुमारी सालीना का कहना है CCTC, TC या TTA में इंटरव्यू होता है क्या? तो नहीं, इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ प्री और मेंस होता है और उसके बाद मेरिट बनती है और DB मेडिकल्स होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, भैया मुझे मायोपिया है, चश्मा लगा हुआ है, रॉकी कुमार, क्या मैं CCTC जूनियर क्लर्क, TT टाइम कीपर जैसे पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ एलिजिबल हो, और मायोपिया में थोड़ा सा वो चेक करते हैं, लेकिन आप ऑपरेटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन कमर्शियल के लिए एलिजिबल हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है। शिवानी महतो, मैं ITI प्लस मेडिकल दोनों लिए हुए हूँ। आप 12 अगर पास है तो आप NTPC भर सकते हैं शिवानी, अगर आप ITI किए हुए हैं तो ग्रुप D भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेडिकल का इसमें कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, ग्रेजुएशन किए होंगे तो पूरा NTPC के सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अगला कमेंट है, NTPC पोस्ट में 12 पास के लिए तूफान ठाकुर, किस किस पोस्ट का टाइपिंग है या नहीं? 12 पास में आपके 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 में जो CCTC होता है उसके लिए टाइपिंग नहीं होता है। लेवल 2 में 2 पोस्ट होते हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। उन सभी के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत होती है। ठीक है भैया, मेडिकल में टैटू चेक करते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये डिफेंस का मेडिकल नहीं होता, यहाँ टैटू चेक नहीं करते हैं। बॉडी पार्ट्स, मेजर प्रॉब्लम्स आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड के और यूरिन सैंपल्स के, और आपका आई टेस्ट होता है। मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी है, जाकर देख सकते हो, मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, मैंने बता रखा है उसमें अपना एक्सपीरियंस। ठीक है। लगता है जब तैयारी करता हूँ तो एक बात मुझे परेशान करती है कि एग्ज़ाम में भीड़ बहुत होती है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो ये जिसने भी लिखा है उसके अंदर कूट कूट कर निगेटिविटी भरी हुई है। नाम है प्रदीप परवाटिया, बुरा लग रहा है तो सॉरी, लेकिन तुम्हारे अंदर कूट कूट के निगेटिविटी भरी है भाई। तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने कि कभी भी एग्ज़ाम्स के भीड़ को मत देखो, उस भीड़ को अंदर कैसे चीड़ फाड़ के आगे निकलना है ये सोचो। मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो एक शीट पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और भीड़ के चक्कर में, कट ऑफ के चक्कर में, 10 वीडियो के चक्कर में रहोगे तो 1 लाख शीट पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई प्रदीप, तो अभी भी वक्त है, 6 महीने रगड़ के पढ़ो, उसका चिंता मत करो यार कितना भीड़ है कितना नहीं। आपको मैंने एक वीडियो शेयर किया था, एक क्वेश्चन पे 57% रॉन्ग आंसर आए थे, 24% ही सिर्फ सही आंसर आए थे। समझ लो 130 के करीब में लोगों ने दिया था, तो अब 130 के ऊपर अंदाज़ा लगा लो कि कितने परसेंटेज भीड़ रहती है एग्ज़ाम में। भीड़ जो सिर्फ भीड़ दिखती है, एक्चुअली में वो एग्ज़ाम्स को भीड़ करने के लिए आते हैं, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए नहीं आते हैं। तो आपको क्वालिफाई करना है, आपको वहाँ पर टॉप नहीं करना है कि भीड़ चीड़ फाड़ के मैं सबसे प्री, आपको क्वालिफाई करना है। प्री में ही सारी भीड़ क्लियर हो जाती है। अब अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो प्री में आप भी भीड़ से बाहर हो जाओगे। इसलिए भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ से अलग भागो, ज़्यादा मेहनत करो, भीड़ के लिए चिंता मत करो। अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्ते, आज है आपका टारगेट डे 78 में हम मैथ्स को नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, और आप अभी तक उम्मीद है कि ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे तरीके से बना चुके होंगे। कल एक भाई का कमेंट आया था, मैंने देखा था, रिप्लाई नहीं दिया था कि सर 200 प्लस क्वेश्चंस आप दे रहे हैं, इतना टास्क करवाना मुश्किल है। तो मेरे भाई 200 क्वेश्चंस जो दिया ना मैंने ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें सिर्फ लगभग 120 ही क्वेश्चंस आपको रियलिटी में सॉल्व करने हैं। 80 से 90 क्वेश्चन जो हैं वो एक टाइप के क्वेश्चंस 5 से 7 बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने दिया। मैं पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ही सेट करता हूँ कि कितना बनाना चाहिए, कितना बना सकते हो। ठीक है, बिना बनाए सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हो और फिर चिंता में आ जा रहे हो, इतना चिंता नहीं करना भाई। तो मैथ्स में आज हम ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म कर चुके हैं, अब ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो आज डे 1 है आपका, ज्योमेट्री का डे 1। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आज पढ़नी है बेसिक, जैसे लाइंस, ठीक है, एंगल, लाइंस एंगल। इसके बाद मैं और बताता हूँ, जैसे पॉइंट्स ऑफ लाइंस, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स। उसके बाद रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स आएंगे
जब लाइन्स एंगल्स क्रिएट करते हैं तो रिजल्ट्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं आपको एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लाइन्स हो गया, जैसे लाइन हो गया एक, ठीक है, और जैसे ये 2 पॉइंट्स लाइन में सेगमेंट क्रॉस सेक्टर, ठीक है। जैसे ये 2 है समांतर, इसमें मैंने एक दिल दिया, तिरछी रेखा। ये एंगल्स के पार्ट, एंगल में कई टाइप के एंगल होंगे, ठीक है। आपको ये सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें सीखना है अच्छे से। इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं घुसाना है, बस आपको सीखना है कि एक्चुअली में ये फिगर कैसे वर्क करेंगे आगे चल के अपने कंसेप्ट में, ठीक है ना। इसी टाइप के एग्जाम्स को आपको सीखना है, ठीक है ना। तो आगे हम जो है आज रीजनिंग बोले तो प्रैक्टिस चल रहा था आपका, तो प्रैक्टिस सेट 127 बना लो, 128 और 129, ठीक है। 255 ख़त्म होने के बाद फिर 5-5 करके फिर प्रैक्टिस करेंगे। और मॉक टेस्ट में आप डेली लगा ही रहे हो तो आपका रीजनिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो ही गया होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस मत छोड़ना, रीजनिंग फुल मार्क्स देने के लिए आपको रेडी रहता है, ठीक है। अब बात करें जीके की, तो जीके में आपको क्या करना चाहिए। तो आज इतिहास है, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री में हमने कल पढ़ा था, जो विशेष करके हम वो बताया था कि कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे उसमें आधा पढ़ लेना। मतलब कल मैंने शायद 85 टू 1915 तक बताया था, तो आपने पढ़ा होगा। आज क्या करो, 1915 से 1950 तक का जो भी कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनको पढ़ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं पढ़नी है, वो आप एक बार गो थ्रू हो लो, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, उस एग्ज़ाम में आता ही आता है। उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आज इससे पढ़ना, और उसके साथ साथ उस अधिवेशन से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे आपके लुसेंट बुक में, उन सबको भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना, उस एक्स्ट्रा फैक्ट्स को। अब बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में हम कल आपने पढ़ लिया था, वो पूरा ख़त्म कर लिया था उपनाम। तो आज पढ़ना भारतीय जनजाति। तो भारतीय जनजाति को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज बेसिक पढ़नी है कि भारतीय जनजाति एक्चुअली में कहाँ कहाँ किस तरीके से है। उसके बाद कल राज्य से संबंधित जनजातियों को पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक है ना। तो आज पार्ट 1 पढ़ लेना इसका, पहले वाले पेज को। उसके बाद ज्योग्राफी 2 दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर डे 80 से हम ज्योग्राफी को वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। बात करिए अगर स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक में आपने जो है वो कल मैंने 2 पार्ट में ये कराया था आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ, डे 1 डे 2 में। तो आज आपको स्टार्ट करना है भारतीय लोक नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य एंड कलाकार, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और भारतीय लोक नृत्य से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और ये भी ध्यान रखना है करंट पढ़ते टाइम में कि भारतीय लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य संबंधी जो कलाकार हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, या फिर जिनको हाल ही में कोई अवार्ड या पुरस्कारित किया गया है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें क्वेश्चंस एग्जाम में आती हैं। TCS इस तरह के क्वेश्चंस को उठाता ही है, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात करें उससे पहले CA बात कर ले, तो CA में हम लोग ने छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज आपको पढ़ना है अंतरिम बजट, ठीक है, 22-23 का जो बजट था उसको पढ़ना है। पार्ट 1 में पढ़ लेना, पहले का जो छोटा टॉपिक्स है उसमें पार्ट 1 में अंतरिम बजट को पढ़ लेना। उसके बाद फिर से बजट पढ़ना ही पड़ेगा अगले साल के लिए, क्योंकि इस बार अभी बजट जो है, ठीक है ना। पार्ट 2 कल पढ़ लेंगे। मॉक टेस्ट की बात करें तो सेट आपका 28 हो जाएगा, CBT 1 का सेट 28 को बना लेना। और मॉक टेस्ट में मैं बार बार कहता हूँ, अगर 1 घंटे आप मॉक पे लगाते हो तो आपको 1 घंटे एनालिसिस पे भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 घंटे ही आपको इम्प्रूव दिलाएगा स्कोर। ये सिर्फ ये करने से नहीं होगा, आपको दोनों ही करना पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा भाई। एनालिसिस करोगे तभी आपकी कमी दिखेगी, और कमी दिखेगी तभी आप पढ़ोगे। समझ में आ रहा बात? नहीं तो सिर्फ सोचोगे कि आज कम आया कल ज़्यादा लाऊंगा, और कल भी वही क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ जो आज किया हूँ, तो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है।
पूरा सोच समझ के ही प्लान करके ही पूरा सेट किया हूँ भाई। तुम सोच रहे होगे कि डेली मैं नया क्रिएट करता हूँ, नहीं। जब मैंने 15 मार्च को स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने एक रोड मैप तैयार कर ली थी कि डे 100 में कितना मेरे को सिलेबस करवाना है और किस तरीके से करवाना है पार्टीशन करके। उस समय ही मैंने पूरा लिख रखा है। बस डेली आपको एक ये डायरी पे या फिर वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास पूरा सिलेबस का रोड मैप कैलकुलेटिव है भाई, ठीक है ना। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया हूँ, ठीक है। और बचे कुछ जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में लिखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। फिर संडे को अगर मेरे को संडे या सैटरडे को अगर मैं रेस्ट में रहा तो फिर से एक बार लाइव सेशन आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, मैं क्या ही बोलूँ अब, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना।